अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मीर रजा अली केस में अहम पेशरफ्त हुई है। कराची की अदालत ने मीर रजा अली के वालिद मीर हुसैन अली की दरख्वास्त पर कल दोबारा पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया है और कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। मगर अब से कुछ देर पहले मीर रजा अली के वालिद के वकील जिब्रान नासिर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि उन्हें बावसूख ज़राए से पता चला है कि कल मीर रजा अली के दोबारा पोस्टमार्टम के लिए जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया है उसे तब्दील करने के लिए दबाव डाला जा रहा है और ये दबाव भी है कि उस बोर्ड से पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद को हटा दिया जाए। हमने अदालत से वाज़ेह दरख्वास्त की थी कि पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया सैयद ही मेडिकल बोर्ड की सरबराह होंगी और अदालत ने हमारी दरख्वास्त को मिनोअन मंजूर किया है। इससे पहले आज पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने कहा कि मीर रजा अली की कब्र कुशाई कल सुबह 9 बजे होगी। कब्र कुशाई के बाद बॉडी से मुख्तलिफ सैंपल्स लिए जाएंगे और सैंपल्स लेने के बाद फ़ौरन दोबारा तदफीन कर दी जाएगी। साथ ही IG सिंध जावेद आलम ओडो ने कहा कि पुलिस ने मीर रजा अली केस ट्रेस कर लिया है। इस पे पुलिस ने बहुत मेहनत की है और पूरा केस ट्रेस कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची पुलिस अनकरीब करेगी, आपको सब फैक्ट्स बताएगी। पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही नहीं है, उन्होंने बड़ी एफर्ट की है, मेहनत की है। आपको पूरी जो केस की आउटकम है वो कुछ दिनों में सामने आएगी। थोड़ा सा उबहम हुआ है मेडिकल रिपोर्ट के बारे में भी नहीं। मेडिकल रिपोर्ट्स एक गैर मुतल्लिका जो ऑफिसर हैं, मेडिकल और मेडिकल लीगल ऑफिसर है, उन्होंने कोई कमेंट्स कर दिया है तो हम कहते हैं कि आपकी फिर पावर अथॉरिटी है, आपका जो मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट है एक बात कह रहे हैं और आप वर्बली दूसरी बात कह रहे हैं। आप बोर्ड बिठा रहे हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं और वो मेडिकल एक्सपर्ट ही फैसला उस पर कर सकते हैं, वो करेंगे और जिस तरह होगा उसके मुताबिक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। और आज पुलिस ने गुलिस्तान जौहर में जहां से मीर रजा अली की लाश मिली थी वहां से गोली का खोल बरामद करने का दावा कर दिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिद सलमान ने पुलिस ज़राए से खबर दी है कि पुलिस को लाश मिलने के मकाम के करीब से गोली का खोल मिल गया। गोली का फोरेंसिक कराया जाएगा जिससे पता चलेगा कि किस पिस्तौल का खोल है। पुलिस ज़राए के मुताबिक अभी फौरी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, पिस्तौल अभी तक पुलिस को नहीं मिल सका। मगर जियो न्यूज़ के रिपोर्टर्स राहिद सलमान और काशिफ मुश्ताक के मुताबिक जब पुलिस ने लाश मिलने की जगह को मुकम्मल तौर पर साफ़ कर दिया था और उसका पूरा मुआयना कर लिया था, बार बार किया था, तो अब 8 दिन बाद उस मकाम से चंद फीट के फासले पर गोली का खोल कैसे मिल गया। मीर रजा अली के वालिद के वकील जिब्रान नासिर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मीर रजा अली केस में अब तक मुद्दई यानी मीर रजा अली के वालिद का बयान ही नहीं लिया गया। अगर पुलिस के आला अफसर मीडिया पे आके इस केस में बात कर रहे हैं तो उनको मुझसे बेहतर पता है कि इन्वेस्टिगेशन का सबसे बुनियादी जुज़ क्या होता है FIR में, कि FIR के बाद तफ्तीशी सबसे पहले मुद्दई का बयान लेता है। ये मुद्दई मेरे साथ खड़े हैं, ये आपको बताएंगे इनको 161 का बयान आज तक नहीं लिया गया, किसी तफ्तीशी अफसर ने इन्हीं का बयान नहीं लिया गया। वो जो कह रहे हैं जी अपने घर से एक बंदूक लेके गया, वो परेशान था, उस पर कर्जा था, डिजिटल करेंसी थी, ये सारी अफवाहें आप सुन रहे हैं। उसके कमरे का फर्द नहीं बनाया गया, उसके यहाँ से कोई मकबूजगी नहीं की गई कि कोई बिजनेस फाइल, कोई शवाहिद, कोई चीज़ मिल जाए, कोई घर के ऊपर आके नक्शा नहीं बनाया गया। कौन सी तफ्तीश है? आज की तारीख में तफ्तीशी अफसर का नाम नहीं पता है हमें कि कौन सी तफ्तीश है। आपकी जवान औलाद चली जाए तो आपके भी दिल में वसवसे आएंगे, एंजाइटी होगी, शक व शुबात पैदा होंगे। पुलिस का काम है वो शक व शुबात दूर करना और फैमिली को सेटिस्फाई करना और इनके हर एक सवाल का जवाब देना, और जहां वो जवाब देने से कासिर होंगे तो हम अदालत से रुजू करेंगे उन सवालों का जवाब लेने के लिए। आज मीर रजा अली के वालिद मीर हुसैन अली ने सिटी कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम कत्ल की बात कर रहे हैं मगर तफ्तीश कुछ और हो रही है। पुलिस ने अभी तक हमारा बयान तक रिकॉर्ड नहीं किया। रिपोर्ट से ही अंदाजा कर लें कि तफ्तीश क्या हो रही है। ना क्राइम सीन को कवर किया गया, ना ब्लड है उसका वहाँ पर। 29 को बॉडी मिलती है, ये 28 का बताए जा रहे हैं। कभी कचरा वाला ढूंढ रहे हैं, कभी उसके फाइनेंस को ले आते हैं, कभी किसी चीज को ले आते हैं। हम बात कर रहे हैं मर्डर की, डिजिटल करेंसी, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, ये हमें नहीं सुनना है। हम चाह रहे हैं कि मर्डर क्यों हुआ, मर्डर किसने किया वो बताएं। उस बच्चे ने क्लूज तो दिए आपको, उसको 100 किलोमीटर जाके क्यों खुदकुशी करनी थी, किस लिए अपने सर पे हेड शूट करना था, वही चीज डॉक्टर समिया बता रही है। तो आपका सर्जन क्या कर रहा है? डॉक्टर उसामा किधर है? क्यों वो सामने नहीं आ रहा? जब जाओ तो वहाँ पर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, वो गायब है। कहाँ गायब है वो? अभी तक उन्होंने एक बार भी नहीं कहा मर्डर। कमरे में कुछ और बात कर रहे हैं, बाहर कुछ और बात कर रहे हैं। हमारे बयानात कोई रिकॉर्ड नहीं किए, वैसे बस हाय हेलो, हम अभी कुछ नहीं कह सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम फलाना नहीं कर सकते, हमसे कुछ और बात करते हैं। देखिए पुलिस 100% को यकीन है कि वो मर्डर हुआ है, खुद से बोल नहीं रही। मीर रजा अली की कब्र कुशाई और दोबारा पोस्टमार्टम के लिए मीर रजा अली के वालिद की जानिब से उनके वकील जिब्रान नासिर ने अदालत में दरख्वास्त जमा कराई थी जिसमें इस्तदा की गई थी कि कानून के मुताबिक मीर रजा अली की कब्र कुशाई की जाए। पुलिस सर्जन कराची की निगरानी में सीनियर फॉरेंसिक माहिरीन और पैथोलॉजिस्ट पर मुश्तमिल एक मेडिको लीगल बोर्ड तश्कील दिया जाए या उस बोर्ड की तश्कील का हुक्म दिया जाए ताकि कब्र कुशाई के बाद मीर रजा अली की लाश का सरे नौ
और जामे मेडिको लीगल मुआयना, पोस्टमार्टम, एक्सरे, डीएनए, फॉरेंसिक और केमिकल मुआयना किया जा सके और मौत की असल वजह का तयन किया जा सके। अहम बात यह है कि आज अदालत ने ना सिर्फ मीर रजा अली के वालिद की जानिब से दायर की गई कब्र कुशाई और दोबारा पोस्टमार्टम की यह दरख्वास्त मंजूर कर ली, बल्कि पुलिस सर्जन की सरबराही में मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की इस्तदा को भी बिल्कुल एज इट इज़ रिप्रोड्यूस किया है और मंजूर कर लिया है। इस अदालती हुक्म के बाद पुलिस सर्जन कराची के दफ्तर से पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद की सरबराही में 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिए जाने का ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया गया, जिसमें लिखा गया है कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद करते हुए मीर रजा अली की कब्र कुशाई के लिए बोर्ड तश्कील दे दिया गया है, जो 7 अगस्त यानी कल सुबह 9 बजे पुलिस सर्जन ऑफिस से रवाना होगा और जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र कुशाई करेगा। बोर्ड के पहले रुकन पैथोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद हैं, दूसरी रुकन फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर फराह वसीम हैं, तीसरे रुकन फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन एक्सपर्ट आमिर हसन खान हैं, चौथे रुकन डॉक्टर श्रीचंद हैं, बोर्ड के 5वें रुकन डॉक्टर कामरान खान हैं, छठे रुकन डॉक्टर दानियाल मिर्जा हैं, 7वें रुकन डॉक्टर मोहम्मद यासीन हैं, जबकि मेडिकल बोर्ड की 8वीं रुकन और कन्वीनर पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद हैं। मगर मीर रजा अली के वालिद के वकील जिब्रान नासिर ने अब से कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और लिखा है कि उन्हें बावसूख ज़राए से पता चला है कि कल मीर रजा अली के दोबारा पोस्टमार्टम के लिए जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया है उसे तब्दील करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। हमने जिब्रान नासिर के इस दावे के हवाले से सूबाई हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ सेक्रेटरी और पुलिस हुक्काम का मौक़िफ़ मालूम करने के लिए उन्हें सवालनामा भेजा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमारे साथ खुद मौजूद हैं वकील जिब्रान नासिर। जिब्रान, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। जिब्रान, अदालत का हुक्म है, आपने जो इस्तदा की थी एज इट इज़ अदालत ने कबूल की है, हुक्म दिया और उस हुक्म के मुताबिक एक मेडिकल बोर्ड तश्कील भी दे दिया गया। अब आप कह रहे हैं कि आपको आपके बावसूख ज़राए बता रहे हैं कि इसको तब्दील करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अदालती हुक्म के बाद क्या ये मुमकिन है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा ये? अजीब, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपके तवस्सुस से कि केस आज तक, अगर आज की तारीख में, जो कि आज पहला दिन है कि वालिदैन ने अदालत से रुजू किया और एक वकील को एंगेज किया, मगर आज 8वें दिन तक अगर ये केस ज़ेरे तफ्तीश था और इसको एब्रप्टली क्लोज नहीं किया था, तो इसकी वजह थी वालिदैन और उसकी बहन की हिम्मत। इस शहर के नौजवान जो 7-8 दिन से आम शहरों पे रोज रात को निकल के एहतजाज कर रहे हैं और मीर रजा के लिए इंसाफ मांग रहे हैं और एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी मांग रहे हैं, और फिर आप मीडिया जिन्होंने प्राइम टाइम पे नहीं बल्कि राउंड द क्लॉक इस केस को जिंदा रखा हुआ है, वरना शायद इसको बहुत एब्रप्टली पहले क्लोज कर दिया जाता कि फॉल्टी किस्म की फाइंडिंग्स के साथ, और वो रुख दिया जाता जो शायद असर लोग इस मुल्क में जो शायद इस केस से मुलव्वस भी हैं वो देना चाह रहे हैं, जो कि जैसे जैसे ये केस डेवलप हो रहा है। आज अदालत से रुजू के बाद जब ये बात वाज़ेह हो गई कि अब वालिदैन ने कानूनी चाराजोई का इरादा कर लिया है और वो मामलात अपने हाथ में लेना चाहते हैं और हर चीज को कानूनी लेंस से देखना चाहते हैं, तो सडनली जो 8 दिन से आईओ गायब था वो पहुंच गया इनके पास, फोन कर रहा है कि जी मुझे अपना बयान दे दे मुद्दई, जो 8 दिन तक बयान लेने नहीं आया था। कुछ ही घंटों में वो जगह जो बिल्कुल साफ कर दी, क्लीन कर दी, वहां से खोल निकल आया। शायद कल सुबह तक कोई बंदूक भी पैदा कर देंगे इसके लिए, साबित करने के लिए कि जी जो कुछ हुआ ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हार्म था और ये अपने साथ ही मीर रजा कर रहा था और इसके साथ कोई टॉर्चर नहीं हुआ या मर्डर नहीं हुआ। और सबसे तशवीशनाक बात जो मेलाफाइड दिखाती है स्टेट की, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, किसी मासूम नौजवान का कत्ल एक टग ऑफ वॉर या रस्सा कशी नहीं होनी चाहिए इदारों के बीच में, या मीडिया या इदारों या मेरे या किसी क्या कहते हैं पुलिस अफसर या हुकूमत के बीच में। मगर जब एक ऑर्डर निकल गया हुकूमत का, जब एक बोर्ड बन गया मेडिकल, जब उस पुलिस सर्जन ने जिसने पोस्टमार्टम करके आपके प्रोग्राम पे और फिर फॉर्मल तरीके से भी 14 नुकाती सवाल उठाए और उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए इस शहर में कोई बड़ा धमाका हो, कोई दहशतगर्दी की वारदात हो, कोई वीआईपी हाई प्रोफाइल किलिंग हो, तो उसका एग्जामिनेशन हेड या उसकी कोई सुपरविजन जो है वो कराची का सबसे बड़ा पुलिस अफसर, यही पुलिस सर्जन, यही डॉक्टर सुमैया सालों से करती आ रही हैं। ओवर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एग्जामिनेशन शी हैज कंडक्टेड, और उन्होंने जो अपने साथ टीम सेलेक्ट की है वो अफसर हैं, ये वो अफसरान हैं, डॉक्टर्स हैं जिनका पहले एक्सपीरियंस रहा है ये एक्सरसाइज करने का, एक ट्रस्टेड एक एक्सपर्ट ग्रुप है। इस वक्त जो मुझे बताया जा रहा है कि जिस तरीके से प्रेशर डाला गया पहले कि पूरा ही बोर्ड चेंज कर दें इंक्लूडिंग द पुलिस सर्जन, फिर किसी ने उनकी वो होश करवाए कि आप ऑर्डर पढ़ लेंगे, कोर्ट ने कहा है कि ये इनकी लीडरशिप में बनेगा, तो फिर उन्होंने कोशिश की कि अच्छा डॉक्टर सुमैया हेड रहे, मगर हम बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके अपनी पसंद के लोग डाल के इनको माइनॉरिटी बना देते हैं इस बोर्ड में, और कल को तो मेजोरिटी की ओपिनियन प्रिवेल करेगी। यानी कि आप चाहते हैं कि एग्जीक्यूशन के नाम पे आप बॉडी को निकाल के उसका वो हाल करें कि कल को कोई और एविडेंस उससे गैदर ना हो सके और आप कंक्लूड कर दें कि सब सेल्फ इन्फ्लिक्टेड था। इस वक्त आप
हेल्थ मिनिस्ट्री में जाके बतौर शहरी कोई दरखास्त दें तो वो बोलेगा 5 नहीं 4:30 बजे के बाद दफ्तर बंद है, सरकारी काम बंद हो गया। तो रात के 9 बजे 10 बजे क्या कर रही है मिनिस्ट्री बैठे हुए, और क्यों एक नोटिफिकेशन निकाल के इस बोर्ड को चेंज करना चाह रही है? और वालिदैन इस बारे में बड़ा क्लियर है कि जो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हो गया है, एक मैयत को आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एग्ज्यूम करके उसको आप दोबारा से मॉनिटर और एग्जामिन करने वाले हैं। ये एक बड़ा हसास मामला है, दिल पे पत्थर रख के वालिदैन ये काम कर रहे हैं। ये किसी ऐसे इंसान को जिसके बारे से में शक व शुबात हैं, हाथ लगाने की इजाजत नहीं है, मैयत को एग्ज्यूम करने की इजाजत नहीं है। दिस इज द बोर्ड विच हैज बीन नोटिफाइड। हमारी इस्तदा भी ये थी, कोर्ट का ऑर्डर भी ये था, और सिर्फ इस बोर्ड के ऊपर हमें यकीन है अगर एक भी मेंबर चेंज किया गया तो सर फिर ये डॉक्टर हुसामा जिसने एमएलओ किया है ना लाश का, उसको नहीं बचाया जा रहा, जिसकी वजह से वो जीता जागता हंसता खेलता नौजवान लाश बन गया, मीर रजा का कत्ल हुआ, उसको बचाया जा रहा। बहुत शुक्रिया जिब्रान नासिर इस हवाले से अपने बात का इजहार कर रहे थे। एक दफ़ा फिर बताते चले, चाहे हेल्थ सेक्रेटरी हो, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा हो, पुलिस हुकाम हो, हमने 3 दिनों से रब्ता किया है, वो अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। अगर ये बात गलत है जो ये और अंदेशा गलत है जो कि जिब्रान नासिर का है, हमारे साथ मीर हुसैन अली वालिद मीर रज़ा अली और मरियम हुसैन साहिबा वालदा मीर रज़ा अली मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है एक बहुत मुश्किल वक्त है आप दोनों के लिए, और मरियम हुसैन साहिबा, मीर हुसैन अली साहब से तो हमारी पहले भी बात हुई थी प्रोग्राम में, आप से पहली दफ़ा बात हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर है किसी भी वालिदैन के लिए पोस्टमार्टम फिर दोबारा पोस्टमार्टम होना एक बहुत मुश्किल फ़ैसला है, मगर आप लोगों ने वो फ़ैसला लिया और कहा कि आप अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहती हैं। जो मेडिकल बोर्ड तश्कील पा गया है उसके पर आपका इत्मीनान है, और जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार आपके वकील कर रहे हैं मरियम हुसैन साहिबा, उस पर आप क्या कहिएगा? डेफिनेटली देखें, ये जो बात की जा रही है उसके हवाले से मैं यही बात करूंगी कि हमने पिछले 8-10 दिन में हमने जो कुछ फेस किया है और हम जिस तरह अपने बेटे के पीछे घूम रहे हैं, हम उसको ढूंढ रहे हैं। आप खुद बताएं, मेरा 26 साल का वो बेटा था, हमारी 26 साल की मेहनत, दो दिन भी ना लगे उसको ख़त्म होने में, और उसके बाद हम उसके लिए इंसाफ ढूंढे जा रहे हैं, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। आप फ़िलहाल हमारे दिल से, हमारे कर्ब से नहीं समझ सकते कि हम किस चीज़ से घूम रहे हैं, मगर इसके लिए हमारा ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मगर जब हमारे पास उसकी इनिशियल पिक्चर्स आई और वो पिक्चर्स से ही हमें क्लैरिफाई हो गया था कि ये सुसाइड नहीं है। मेरे बच्चे को मैं बहुत प्यार से और बहुत हमेशा से जानती हूँ, वो हमेशा एक ताकतवर बच्चा था, वो हमेशा लड़ना जानता था, वो हमेशा टेबल टॉक करना जानता था। लड़ाई का मतलब ये नहीं था कि वो डर के भाग जाए, उसका हमेशा से मकसद ये रहता था कि बड़ी सी बड़ी मुश्किल आ जाए मैं उसको फेस करूँगा, मैं उसके सामने खड़ा रहूँगा, तो वो हर चीज़ को फेस करता था। इसको हम कहते हैं कि ये आप उस चीज़ को फेस कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। वो बच्चा हमेशा से ऐसा था। मगर अगर अब हमारे सामने ये बात आ रही है, एक टीम जिस पे हमें थोड़ा सा भरोसा आया है, वो सारे पॉइंट्स जो हम डे 1 से कह रहे हैं वही उसकी डेड बॉडी देख के डॉक्टर साहिबा ने कहे, और उसको हमने एग्री किया कि हमारे अलावा कोई और भी उन चीज़ को एग्री कर रहा है, और उसके बाद ही हमने ये फैसला किया। आप नहीं समझ सकते फ़िलहाल हमारी क्या हालत है कि हमने किस तरह दिल पे पत्थर रख के वाकई ये फैसला किया है कि हम दोबारा उसका पोस्टमार्टम जो ये सारा करवा रहे हैं। तो प्लीज़ हम रिक्वेस्ट यही करेंगे कि जो फ़िलहाल ये कमेटी बनी हुई है, मैडम सुमैया जो उसको लीड कर रही हैं, प्लीज़ उसको इसी तरह लीड करने दें, इस कमेटी को इसी तरह रहने दें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमारा ट्रस्ट आया है और हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। वो बच्चे की ज़िंदगी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिर है बहुत ये मुश्किल फ़ैसला है वालिदैन के लिए कि दोबारा पोस्टमार्टम हो रहा है, और ये मामला सेंसिटिव भी इसलिए है क्योंकि सवालात बहुत ज़्यादा पैदा हो गए हैं। डॉक्टर सुमैया सैयद साहिबा ने हमारे प्रोग्राम में ही ये सवालात उठाए कि सही तरीके से पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, और जाहिर है जब दूसरी दफ़ा हो रहा है तो उसको सही तरीके से होना चाहिए। अगर ये खबरें ठीक हैं और ये अंदेशा ठीक है जिब्रान नासिर साहब का, तो क्या आपको काबिल कबूल होगा बोर्ड बदला जाए? नो 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 नो। डॉक्टर सुमैया सैयद की जो टीम है, देखिए डोमेन इनका है, कोर्ट ने उनको बोला है, तो उन्होंने जो चूज़ किए हैं, जो बंदे जो पब्लिक हुई है, जो 6 बंदे मौजूद हैं, हम उन्हीं पे रिलाई कर रहे हैं। उनके अलावा इसमें से कोई एक सिंगल पर्सन भी नहीं चेंज होना चाहिए। ठीक है जी, डॉक्टर सुमैया इसको लीड करें और टीम यही रहनी चाहिए, टीम यही रहेगी। अगर कोई एक बंदा भी चेंज हुआ तो हम इसको फिर अप्रूव नहीं करेंगे। नहीं, किसी और टीम को नहीं करने देंगे जी। किस लिए करने दें जब एक चीज़ जज ने किसको हैंड ओवर किया है जी? डॉक्टर सुमैया सैयद के हैंड ओवर किया है, उनको बोला है कि आप सिलेक्ट करके इसका पूरा बनाएंगे, इसका वो करेंगे, तो फिर इसके अलावा कौन कर सकता है? किसके पास पावर है? मैं भी वही बात करूंगा जो कि मैं पूरे दिन से करता आ रहा हूँ कि अगर ये चीज़ इनको हटाया गया तो यही बात होगी कि उनको बचाया जा रहा है जो रज़ा के कातिल है।
और मरियम हुसैन साहिबा, जो इस केस के एसएसपी समीउल्लाह सुमरो साहब हैं, उन्होंने एक साफ़ी को इंटरव्यू में कहा इम्तियाज़ अली साहब को, अगर आप ना जवाब देना चाहें तो बिल्कुल मत दीजिएगा, मगर उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा कर्जा था, दोस्तों से पैसे मांग रहा था और आपसे एक दिन पहले मीर रज़ा अली गले लगे और बहुत ज़्यादा वो रोए और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, प्रेशर में थे वो। क्या ये बात दुरुस्त है? देखें, बच्चे हैं, बच्चे अपनी माँ से ही बात करते हैं। मेरी बेटी भी अक्सर मुझसे गले लग के रोती है, मेरा बेटा भी अक्सर कभी कभार मुझसे गले लग के रोता है। इसकी वजह ये नहीं है कि वो कोई कर्जा है उस वजह से रो रहा है। आप, आई एम श्योर आपकी भी औलाद होगी, आपके बच्चे आप ही से आके बात करेंगे, दूसरों से बात तो नहीं करेंगे ना। तो अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो वो मुझे ज़रूर बताता, मगर हमारी टॉपिक कुछ और थे, हमारी बातें कुछ और थी। आपको पता है अगले महीने उनका निकाह था, हम किसी और चीज़ पर बात कर रहे थे, हम किसी और चीज़ पर रोए थे। उसको इससे प्लीज़ इससे लिंक ना करें। हमारा बिल्कुल ये मोमेंट आया था कि हम दोनों किसी बात पे रोए थे, मगर वो ये बात नहीं थी, वो मोमेंट कुछ और था। मैं आपसे कहूँगा शादेब, कर्जे से भागने वाला नहीं था, मगर मैं कह रहा हूँ आपसे 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ ये बेकार की बात है। वो इतना बच्चा इतना पढ़ा लिखा था कि किसी बंद कमरे में नहीं खड़ा हुआ था, वो पढ़ा लिखा बच्चा था। और कर्जा तो वजीर आजम साहब भी ले रहे हैं, क्या वापस नहीं कर पा रहे हैं तो वो गोली मार रहे हैं। और मरियम हुसैन साहबा मुझे भी बताइएगा कि क्या किसी धमकी का जिक्र किया था, किसी प्रेशर का, किसी धमकी का आपसे उन्होंने? नेवर। वो तो अपने मैंने आपको बताया जब उन्होंने स्टार्ट किया था, उन्होंने 3 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था। आज माशाल्लाह उनके मेन्यू में 250 प्रोडक्ट्स थे। वो मज़ीद अपने मेन्यू में और प्रोडक्ट्स, कोई ड्रिंक लॉन्च करने वाले थे, कोई कॉफ़ी लॉन्च करने वाले थे। तो वो तो बाकायदा हमसे आके सैंपल चेक करवाते थे कि इसको पी के बताएं, इसको खा के बताएं कि इसका फ्लेवर कैसा है, क्या ये पाकिस्तान में लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उनके ऊपर ऐसा कोई चीज़ नहीं थी, वो नई चीज़ लॉन्च कर रहे थे, वो आगे लुक फॉरवर्ड कर रहे थे कि वो अपने काम को और कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। और आपसे भी मीर हुसैन साहब किसी धमकी का, किसी प्रेशर का कोई जिक्र नहीं किया था उन्होंने? नहीं सर, नहीं। शादेब, आपको किस तरह हम बताएं, ये पहले दिन से इसको जो है ना, इस चीज़ को पता नहीं क्यों किया जा रहा है, क्यों चेंज किया जा रहा है, ये नहीं समझ में आया। 28 तारीख को बॉडी वो गायब हुआ है, 29 तारीख को बॉडी मिली है, बनाया जा रहा है कि नहीं 28 नहीं जी, बॉडी भी 29 को मिली। उस जगह पे ना ब्लड मिला, ना कोई चीज़, ना उसको क्राइम सीन को कवर किया गया हुआ था। देखे, पहले दिन से लेके अब तक सिर्फ और सिर्फ देखे मेरे बच्चे को दोबारा से कब्र खुशाई हो रही है। तो आप यकीन करें कि हमारे लिए वो वक्त दोबारा रिटर्न आ गया है। हम जिस तकलीफ में है ना, ये किसकी वजह से आया? ये आया टोटल मतलब गफलत है ना सर, किसकी गफलत है, किसको बचाया जा रहा है? बहुत शुक्रिया। मीर हुसैन अली और मरियम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि अगर बोर्ड बदला गया तो वो फिर दोबारा अपने बेटे की कब्र कुशाई नहीं होने देंगे। प्रोग्राम लाइव है, अगर हुकूमती हुक्काम जिनको हमने पैगाम भेजा है वो जवाब देना चाहें दे सकते हैं कि बोर्ड नहीं बदला जा रहा है और ये तासुर ख़त्म कर सकते हैं वो जवाब देकर। अहम बात यह है कि मीर रज़ा अली केस की तहकीकाती टीम के सरबराह और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के SSP समीउल्लाह सुमरो ने सहाफ़ी इम्तियाज़ अली से बात की है। SSP समीउल्लाह सुमरो ने कहा है कि अब तक मीर रज़ा अली के दोस्तों और मुतल्लिक़ा अफराद के बयानात से कई अहम मालूमात सामने आई हैं। वाक़े से एक दिन पहले मीर रज़ा अली ने अपनी वालदा को गले लगाया और बहुत ज़्यादा रोए। SSP समीउल्लाह सुमरो के मुताबिक तहकीकात से ये भी मालूम हुआ है कि उनके ख़ानदान को शदीद वाली मुश्किलात का सामना था। वाक़े से एक रात पहले मीर रज़ा अली ने अपने एक दोस्त से 80 लाख रुपए मांगे थे, जबकि उसी रात तकरीबन 12 बजे उन्होंने एक और दोस्त को फ़ोन करके 3 करोड़ रुपए मांगे। तहकीकात के मुताबिक मीर रज़ा अली ने एक पैगाम भी भेजा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर उन्होंने रकम का बंदोबस्त नहीं किया तो शायद वो अगली सुबह ना देख सकें। SSP समीउल्लाह सुमरो ने मज़ीद बताया कि मीर रज़ा अली के मुतादिद दोस्तों ने यह भी बयान दिया है कि मीर रज़ा अली इस बात का खदशा जाहिर करते थे कि शायद उनकी शादी ना हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि मीर रज़ा अली ने अपनी मंगेतर और करीबी दोस्तों से भी यही बात कही थी कि मौजूदा हालात में उन्हें लगता है कि उनकी शादी होने के इम्कानात बहुत कम हैं। ताहम SSP समीउल्लाह सुमरो ने वाज़ेह किया कि तहकीकात अभी जारी हैं और पुलिस अब तक इस केस के बारे में किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंची है। मीर रज़ा अली केस में तहकीकाती टीम के सरबराह और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के SSP समीउल्लाह सुमरो के इस बयान ने केस में मज़ीद कई सवालात को जन्म दे दिया है। मीर रज़ा अली केस पे उठने वाले सवालात के हवाले से हमने केस की तहकीकाती टीम के सरबराह SSP स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट समीउल्लाह सुमरो को सवालनामा भेजा। हमारा उनसे पहला सवाल था कि क्या इस बात की निशानदही हुई कि मीर रज़ा अली को कोई ख़तरा था। आपने सहाफ़ी इम्तियाज़ अली से बात करते हुए कहा कि मीर रज़ा अली ने वाक़े से पहले उसी रात एक दोस्त से 80 लाख रुपए और दूसरे दोस्त से 3 करोड़ रुपए मांगे
और उसने एक मैसेज में ये भी कहा कि अगर वो पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाएगा तो शायद कल का सूरज नहीं देख सकेगा। आपने ये भी बताया कि मीर रज़ा अली ने अपनी मंगेतर और दोस्तों से ये भी कहा था कि इन हालात में उसकी शादी नहीं हो पाएगी। जो शवाहिद पुलिस ने देखे हैं उनकी बुनियाद पर पुलिस क्या समझती है कि मीर रज़ा अली की ये बातचीत उसकी अपनी जान के हवाले से किसी खतरे की निशानदही थी या वह खुद अपनी जान लेने की बात कर रहा था। हमने एसएसपी समीउल्लाह सुमरो से दूसरा सवाल पूछा कि क्या पुलिस मीर रज़ा अली केस में हतमी नतीजे पर पहुंच गई है, क्योंकि आईजी सिंध ने कहा है कि केस को ट्रेस कर लिया गया है। हमारा उनसे तीसरा सवाल ये था कि एक सीसीटीवी फुटेज में कचरा चुनने वाला नजर आ रहा है, एक और सीसीटीवी फुटेज में मोटरसाइकिल नजर आ रही है। क्या कोई ऐसी फुटेज नहीं मिली कि जिसमें मीर रज़ा अली उस मकाम की तरफ आते हुए नजर आ रहे हों जहां से उनकी लाश मिली है? हमारा एसएसपी समीउल्लाह सुमरो से चौथा सवाल यह था कि इतना वक्त गुजरने के बावजूद पुलिस अब तक कचरा चुनने वाले तक क्यों नहीं पहुंच पाई है? हमारा पांचवा सवाल यह था कि मीर रज़ा अली के वालिद का कहना है कि केस में अब तक उनका बयान ही नहीं लिया गया। ऐसा क्यों किया गया? अगर मैसेजेस और बातचीत से पुलिस को यह तासुर मिल रहा है कि कर्जे की वजह से मीर रज़ा अली डिप्रेशन में था, तो अब तक वालिद का बयान क्यों नहीं लिया गया? हमारा छठा सवाल यह था कि अगर मीर रज़ा अली डिप्रेशन का शिकार था और पुलिस को अंदेशा है कि उसने खुदकुशी की है, तो उसके घर और कमरे का जायजा क्यों नहीं लिया गया? क्यों वहां जाकर शवाहिद देखने की कोशिश नहीं की गई? अपने सातवें सवाल में एसएसपी समीउल्लाह सुमरो से हमने ये भी पूछा कि जैसा कि पुलिस कह रही है कि मीर रज़ा अली मकरूज था, तो क्या पुलिस ने उन लोगों से तफ्तीश की है और उनके मोबाइल का फोरेंसिक किया है जिनसे मीर रज़ा अली ने कर्ज लिया था? क्या उन लोगों ने मीर रज़ा अली को कोई धमकी दी थी या नहीं? हमारा आठवां सवाल ये था कि इत्तलात के मुताबिक कर्जे की रकम बहुत ज़्यादा है। क्या पुलिस कंफर्म कर सकती है कि मीर रज़ा अली पर कितना कर्जा था? क्योंकि अब तक अलग अलग अमाउंट की खबरें सामने आ रही हैं। हमने केस की तहकीकाती टीम के सरबराह एसएसपी समीउल्लाह सुमरो से नवा सवाल ये पूछा कि क्या पुलिस इस बात को मुकम्मल तौर पर खारिज अज़ इम्कान करार दे रही है कि मीर रज़ा अली का कत्ल किया गया है? हमारा 10वां सवाल ये था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर इतनी ख़राब थी तो पुलिस ने उसी वक्त सवाल क्यों नहीं उठाया? मेडिको लीगल अफसर की वाज़ेह गलती है, बिल्कुल है, मगर पुलिस ने क्यों इस गलती को बर वक्त नोट नहीं किया और जाने दिया? क्या हर केस में ऐसा ही होता है? हमारा 11वां सवाल ये था कि हमारे ज़राए के मुताबिक जिस जगह से मीर रज़ा अली की लाश मिली है उस इलाके से माजी में भी लाशें बरामद हुई हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? एसएसपी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट समीउल्लाह सुमरो से हमने अपने 12वें सवाल में ये पूछा कि मीर रज़ा अली के वालिद का कहना है कि जब वो बेटे की तलाश के दौरान गेस्ट हाउस गए और वहाँ पर उन्होंने अपने बेटे की तस्वीर दिखाई तो वहाँ मौजूद शख्स भाग गया और बाद में 2 और लोग आए मगर वो भी भाग गए। क्या पुलिस की जानिब से गेस्ट हाउस वालों से रब्ता किया गया? एसएसपी समीउल्लाह सुमरो से हमारा 13वां और आखिरी सवाल ये था कि सवाल ये भी उठ रहा है कि जहाँ से लाश मिली है अगर वो प्राइमरी क्राइम सीन है तो वहाँ ज़्यादा खून क्यों नहीं था? पुलिस का तो ये मौक़िफ़ रहा है कि वहाँ घास थी और ज़मीन नर्म थी, खून जज्ब हो गया होगा। अगर पुलिस को ऐसा लग रहा था तो खून की मिक़दार जांचने के लिए मट्टी का मुआयना क्यों नहीं करवाया गया? हमने इन सवालात का जवाब देने के लिए तहकीकाती टीम के सरबराह से रब्ता किया मगर वो ना प्रोग्राम में आए ना ही उन्होंने हमारे सवालात का जवाब दिया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और हम खबर आपके सामने रखेंगे। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी अमल पर सवालात उठाते हुए नून लीग पर धांधली के इल्ज़ाम आयद कर रही है, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कह दिया है कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने भी 2 मुतालबात सामने रखते हुए ऐलान कर दिया है कि अगर इमरान खान और बुशरा बीबी के तमाम मुकदमात मेरिट के मुताबिक ना सुने गए और इमरान खान पर आई तमाम गैर ज़रूरी पाबंदियाँ फौरी तौर पर ख़त्म ना की गई तो 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा। वो लीडर जो अटियाला जेल में है वो हर वक्त कहता था कि मेरे नौजवानों, मेरे नौजवानों, मेरे नौजवानों, आज नौजवानों उसको आपकी जरूरत है, तैयार हो तो इंशाअल्लाह ताला 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। ये ऐलान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने गुज़िश्ता रोज़ पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए किया, जिस पर आज इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान इंतज़ार करें, इमरान खान को ही इंतज़ार करवा रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आई, हमसे डिस्कस भी नहीं करते। 27 सितंबर की डेट दी गई, इस पर क्या कहेंगे? इमरान खान इंतजार कर रहे हैं, इमरान खान को इंतजार करवा रहे हैं ना, और किसके लिए? हमें तो खुद नहीं समझ आई क्यों। आपसे मैडम कोई मुशावरत नहीं की गई थी इस हवाले से? नहीं डिस्कस करते। इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के खिलाफ दरख्वास्तों पर जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने समाअत की। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के अलावा इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर अदालत के सामने पेश हुए।
सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल ने अपनी रिपोर्ट में इमरान खान को कैद तन्हाई में रखने की तरदीद कर दी, जबकि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने भी इमरान खान और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई की तरदीद करते हुए कहा कि सिक्योरिटी इकदाम कैद तन्हाई कहा जा रहा है। मगर आज बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि मैं अदालती हिदायत पर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के तौर पर इमरान खान से मुलाकात के लिए गया था। मैं 11 फरवरी को इमरान खान के वकील के तौर पर वहां नहीं गया था। मेरी क्लाइंट से मुलाकात 3 माह बाद हो रही थी। इमरान खान की बीनाई मुतासिर थी। इमरान खान ने कहा कि सुप्रीडेंटेंट जेल की तब्दीली के बाद कुछ बेहतरी आई है। मैंने इमरान खान को कहा कि मुझे वॉशरूम की सूरत हाल मुनासिब नहीं लग रही, मगर इमरान खान ने कहा कि मैं खाने पीने, सिक्योरिटी और वॉशरूम से मुतमईन हूँ, सिर्फ बीनाई बचा लें। सलमान सफदर ने मजीद कहा कि इमरान खान से पॉलिटिकल पार्टी और अजीज़ व अकारिब को नहीं मिलवा रहे, वकील से तो मिलवा दें। 7 माह से मेरी मुलाकात मेरे क्लाइंट से क्यों नहीं कराई जा रही? अप्रैल में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर मुलाकात कराई गई थी। 16 महीने के बाद मुझे 190 मिलियन पाउंड केस की अपील पर दलाइल देने का कहा गया, तो मैंने कहा कि मेरे पास हिदायत नहीं है, ना ही क्लाइंट से मुलाकात हो रही है। चीफ जस्टिस की मुदाखलत पर अप्रैल में 65 मिनट की मुलाकात हुई, उसमें 60 मिनट तक इमरान खान ने ज़हनी टॉर्चर की बात की। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने रिमार्क्स दिए कि आपको एक दरख्वास्त देनी चाहिए थी कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है, आपने पटिशन के साथ अपना बयान हल्फी लगाया? सलमान सफदर ने जवाब दिया कि मैंने उस वक्त मुनासिब नहीं समझा था कि अपना भी बयान हल्फी लगाऊं। इमरान खान ने कहा था कि उनकी कैद तन्हाई 22 और बुशरा बीबी की 24 घंटे की है। टीवी तो है मगर उस पर चैनल नहीं आता, किताबें भी नहीं दी जाती। सलमान सफदर ने कहा कि अलीमा खान को 38 मरतबा अडियाला जेल जाने के बावजूद भाई से मिलने नहीं दिया गया। 8 माह से इमरान खान की बेटों से बात नहीं करवा रहे। नफ्सियाती टॉर्चर जिस्मानी टॉर्चर से बहुत बड़ा होता है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने मुलाकात ना कराने पर एतराज़ उठाते हुए कहा कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अडियाला जेल मुलाकात के लिए जाऊँ? अगर हाई कोर्ट ने ही ऑर्डर करना है तो अडियाला जेल हुक्काम कहाँ हैं? सुप्रीडेंटेंट जेल की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं है, उसमें मुलाकातों का जिक्र ही नहीं है। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि इमरान खान को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात फराहम की जाएँ। जेल सुप्रीडेंटेंट ने अदालत को बताया कि इमरान खान को 500 से ज़ायद किताबें फराहम की गई। इसके बाद सलमान सफदर ने इस्तदा की कि 3 वकला पर मुश्तमिल पैनल जेल जाकर हालात का जायज़ा ले, हफ्ते में एक बार बेटों से गुफ्तगू कराने का बयान हल्फी लिया जाए और अदालत इमरान खान और बुशरा बीबी को तलब करके कैद तन्हाई से मुताल्लिक़ पूछे। फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने फैसला महफूज करते हुए रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान के बेटों का कहना है कि उन्हें अपने वालिद की सेहत पर शदीद तशवीश है। पाकिस्तानी हुक्काम उन्हें वालिद से मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रहे। इमरान खान की गिरफ्तारी के 3 साल मुकम्मल होने पर कासिम खान और सुलेमान खान ने CNN को इंटरव्यू में कहा कि हमारे पास इमरान खान की कोई ताज़ा मालूमात नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता 7 माह से उनके अहले खाना, डॉक्टरों और वकला को उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी साहब मौजूद हैं। तलाल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। तलाल साहब, बिलावल भुट्टो ददाई साहब पहले ही कह रहे हैं टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, और अब तहरीक इंसाफ ने भी कह दिया 27 सितंबर को इस्लामाबाद आएंगे, इस्लामाबाद का रुख करेंगे अगर 2 डिमांड्स ना पूरी की गई। इमरान खान और बुशरा बीबी के तमाम केसेस इंसाफ के साथ सुने जाएं, और दूसरा मुतालबा उनकी मुलाकातों पर जो पाबंदियां लगी हैं वो ख़त्म की जाएं। दोनों मिल भी सकते हैं। आपकी हुकूमत के लिए ख़तरा बढ़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे भी 2.5 साल हुकूमत के तकरीबन हो चुके हैं, और उसके बाद यकीनन आप कह सकते हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो जाती है कि 2.25 होंगे, 3 होंगे, फिर इसी तरह इंशाल्लाह ताला 5 साल होंगे, और ये कोलेशन भी इसी तरह ही चलेगी। यकीनन जो AJ का इलेक्शन है उसकी वजह से टेम्परेचर कुछ हद तक ज़रूर बढ़ा था, लेकिन इस बात का एहसास पीपल्स पार्टी को भी है भी, और वो मजीद भी उन्हें इस बात का एहसास होगा। रही PTI की बात, तो होगा PTI या बहुत एहसास दफा है बहुत कुछ या दिला दिया गया है? होगा या दिला दिया जाएगा? देखिए, आप इस कोलेशन में सिर्फ PMLN के पास सिर्फ वफाकी हुकूमत नहीं है। इसी कोलेशन की वजह से प्रेसिडेंट हैं, इसी कोलेशन की वजह से गवर्नर्स हैं, इसी कोलेशन की वजह से बलूचिस्तान के CM हैं, इसी कोलेशन की वजह से बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो हैं। तो बात ये है कि ये इसमें जब ये सब कुछ नेगोशिएट हुआ, बातचीत हुई, तो उस वक्त सबने सोच समझ के किया है, और ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं है कि हर दूसरे चौथे दिन आप इस पर दोबारा से गौर करते रहें। ये यकीनन पार्टीज़ बड़ी मेच्योर पार्टीज़ हैं, बहुत बड़ी पार्टीज़ हैं,
हैं, बड़ा सूझबूझ रखती हैं, तो उसके बाद ये फैसला हुआ है। और ये पाकिस्तान के और सिस्टम के मुफाद में भी यही है कि ये इसी तरह कोलिशन चलती रही। अगर कोलिशन चलेगी या फिर पीपल्स पार्टी का झुकाव तहरीक इंसाफ की तरफ हो सकता है। तहरीक इंसाफ 27 सितंबर को अगर कह रही है 2 मुतालबात कर रही है, वो 2 मुतालबात पूरे करेंगे और पीपल्स पार्टी को भी मनाएंगे ताकि इस्लामाबाद की तरफ कोई रुख ना करे। देखिए, पीटीआई का मजाज ही सियासी नहीं है। उनके जो बानी थे, उन्होंने कभी पार्टी को, कभी इत्तेहादियों को, वो कभी इसी तरह नहीं चलाते थे। वो तो हाँकते थे। उस वक्त सिस्टम को उनको सबको साथ चलाता था जोर ज़बरदस्ती से। उसकी बहुत सारी स्टोरियां आप भी करते रहे। और उनके अंदर सियासी मजाज नहीं। उनके सियासी लोग आज दर बदर हैं। उनके सियासी लोगों की कोई बात सुनने वाला नहीं है। चंद उनके फैमिली के लोग, चंद ऐसे लोग जिनका सियासत से कोई वाह नहीं है, वो आकर ये सारे का सारा हाईजैक करना चाह रहे हैं। और इसी वजह से उनकी पार्टी दिन ब दिन आप कहते पीछे जा रही है। और वो इस वक्त आप ये देख लें कितने ऐलानात किए गए हैं। कभी लॉन्ग मार्च, कभी शॉर्ट मार्च, कभी धरना दे देंगे, पाकिस्तान बंद कर देंगे। क्या करके नहीं देखा? इस्तीफे दे दिए, असेंबलियां तोड़ दी, लॉन्ग मार्च कर दिया, 9 नवंबर कर दिया, 26 नवंबर किया। उसके बाद क्या तब्दीली आई? कोई तब्दीली नहीं आई, क्योंकि सब के सब इक़दामात गैर सियासी थे। जब तक इनकी पार्टी के सियासी लोग और सियासी तर्ज से ये फैसले नहीं करेंगे, किसी मार्च का, किसी तहरीक का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। मगर तलाजोई साहब बिल्कुल जीरो रहेगा। मगर तलाजोई साहब, जो उनके मुतालबात हैं वो ना तो गैर सियासी हैं, ना ही नाजायज हैं। जायज मुतालबे कर रहे हैं वो। अगर आप कह रहे हैं ये लोग गैर सियासी हैं, इमरान खान गैर सियासी हैं और आप लोग सियासी हैं, तो सियासी इंसान, सियासी शख्सियत कैसे अपने सियासी मुखालिफ के साथ ये कर सकती है कि 8 महीने से उनको उनके अहले खाना से नहीं मिलने दिया गया, 38 मरतबा उनकी बहनें मिलने गई, नहीं मिलने दिया गया, उनके बेटों से इमरान खान की बात नहीं करने दी गई। आप जहनी तौर पर टॉर्चर कर रहे हैं एक ऐसे इंसान को जिसने लाखों वोट लिए हैं। आप अगर सियासी हैं तो ये क्या कर रहे हैं अपने सियासी मुखालिफ के साथ? दुश्मन नहीं है आपके वो। देखिए, सबसे पहली मैं दोबारा एक दफ़ा ऑफ़र कर दूं, आप ही के प्रोग्राम में पहले भी मैं 2 दफ़ा कह चुका हूं कि उनके जो बेटे हैं उनके पास आज भी नाइकॉब जो हैं वो उनके वैलिड नाइकॉब्स उनके पास हैं और वो जब मर्ज़ी पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं। 2.5 साल में क्या उन्हें फ़्लाइट नहीं मिल रही? क्या उन्हें आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा? क्या कौन सी चीज़ माने करती है कि वो पाकिस्तान नहीं आते? वो पाकिस्तान क्यों अपने वालिद को आके नहीं देखना चाहते, मिलना चाहते? और रही फोन पे बात, फोन तो कॉल तो उसका कितने फोन कॉल तो करा दें। फोन कॉल में क्या मसला है? मैं उसी पे आ रहा हूं। और फोन कॉल कितने घंटे फोन कॉल्स इनके साथ होती रही, उसकी पूरी डिटेल सुप्रीम कोर्ट ने भी मांगी, वहां भी गई, अब हाई कोर्ट भी मांग रहा है, वहां भी जाएगी। हमारे वालिद से बात नहीं हुई है। देखिए, अब असेंबलियां तोड़ने के बाद, लॉन्ग मार्च के बाद, 26 नवंबर के बाद, 9 मई के बाद, उसके बाद कोई सब ऑप्शंस के बाद अब हमदर्दी कार्ड रह गया है। अब हमदर्दी कार्ड में यही है कि बच्चों से दूर कर दिया गया, वो बीमार हैं, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। अब 2 चीज़ें रह गई हैं और इसी हमदर्दी कार्ड पे पूरी पार्टी की सियासत ये करना चाह रहे हैं। मैं आपसे बार-बार कार्ड का वक्त इस्तेमाल होता है ना, नहीं तलाल साहब, कार्ड का वक्त उस वक्त इस्तेमाल होता है अगर अगला बंदा कुछ झूठ बोल रहा हो। ये जो फैमिली कार्ड आप कह रहे हैं, फैमिली से मिलने दिया है क्या? अगर बच्चे यहाँ नहीं हैं, अलीमा खान साहिबा तो हैं, दूसरी बहनें भी हैं, 38 मरतबा गई हैं, नहीं मिलने दिया गया है, फोन पर बात नहीं कराई गई है। 74 बरस के हैं इमरान खान साहब, आप लोग खुद बताते रहे हैं कि उनकी आंख में मसला हुआ तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। सेहत का मसला जेन्युइन है, फैमिली से ना मिलने देने का मसला जेन्युइन है, बेटों से बात ना कराने देने का मसला जेन्युइन है, तो कार्ड कैसे है ये? मैं दोबारा कह दूं, उनके बेटों को वो अमेरिका चले जाते हैं, इंटरव्यूज दे देते हैं, लॉबिंग कर लेते हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं आते? आए, हम मुलाकात करवाएं। बहनें हैं ना पाकिस्तान में, उनकी तो करा दे पहले, बहनों की करा दे। जब यहाँ कोई ना हो, बहनों की बहुत मुलाकातें हुई हैं, लेकिन मुलाकातें डिक्टेट करके नहीं हो सकती। मुलाकातें अमनो अमान का मसला पैदा करके नहीं हो सकती। मुलाकातें आप गले पे अंगूठा रख के नहीं करवा सकते। मुलाकातों में आप ये नहीं कर सकते कि जेल के दरवाजे पे आप मुसल्ला लोगों के साथ या ऐसी माहौल क्रिएट कर दें कि वहां कहें कि हर सूरत होगा। ऐसे रियासत
और ऐसे जेल मैनुअल नहीं हो सकता कि वो आपकी मर्जी से चले। रही बात मुलाकातों की, साहब आप ये कह रहे हैं कि उनके जो एक मिनट पहली तो ये बात जो आप कह रहे हैं ना कि खतरा होता है और आप मुसल्ला लोग, ये तो आप ही उन्हें ताना देते हैं कि वो कॉल देती हैं 10,000 लोगों की और दर्जन लोग इकट्ठे नहीं होते। अब तो वाकई रिपोर्टर्स भी बताते हैं कि लोग नहीं इकट्ठे होते, खुद पार्टी के लोग तनकीद करते हैं कि बहनें अकेली होती हैं, कोई नहीं आता। तो अब तो बहनों के साथ कोई होता नहीं है, पार्टी पर तनकीद हो रही है, आप अभी भी नहीं मिलने दे रहे, अब क्या खतरा है? देखिए मैं आपसे दोबारा कह दूं, देखिए अब ये बड़ा अच्छा फोरम है, ये अदालत चले गए, अदालत फैसला करेगी कि अगर उसमें कोई जेल मैनुअल पे अमल नहीं हो रहा, लेकिन ये पाकिस्तान का वो कैदी है जिसके पास वो सहूलतें हैं जो किसी के पास नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट मानी है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये देखा है, उसके बाद उसका वो इंडिपेंडेंट लोग वहां विजिट करते रहे हैं। इतनी सहूलतें किसी के पास नहीं कि अपना कुक हो, अपना किचन हो, अपनी एक्सरसाइज का पूरा कमरा हो, अपना पूरे 6-8 कमरों का पूरा आपके पास जगह हो, उसके बाद हर चीज किताबों से लेकर सब कुछ आपको मुहैया किया जाए। मुलाकातों में जितनी मुलाकातें इनकी हुई हैं उतनी मुलाकातें अगर टोटल कर ली जाए तो कभी किसी की नहीं हुई। आपने बात की बच्चों की, बच्चे मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कह चुके हैं और एक दफा फिर उन्होंने सीएनएन में कोई इंटरव्यू में भी ये कहा है कि उनके नाइकॉप एक्सपायर्ड हैं, आप कह रहे हैं कि उनके वैलिड है। मैं उसका, उनके नाइकॉप्स वैलिड हैं। मैं दोबारा कह दूं, अगर उनकी फुफ्फो ने कहा था कि नाइकॉप्स गुम गए हैं, मैंने कहा था दोबारा अप्लाई कर दे। मैं एक और तरीका बता देता हूं, हमने बनाया है एक डिजिटल आईडी, आप वो वेबसाइट पे जाएं, पाक आईडी पे, वहां जाके डिजिटल आईडी डाउनलोड कर लें। वो पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान में वो सारी एक्सेप्टेबल है, वैलिड है, आए, क्यों नहीं आते? जिनके नाइकॉप्स वैलिड हैं वो पाकिस्तान का सफर ना करने का बहाना बना रहे, मत बहाना बनाएं। अगर कोई लॉजिस्टिक्स में भी चाहिए वो भी देंगे, लेकिन ये हमदर्दी कार्ड के लिए ये सारी चीजें की जाती हैं। यानी 27 सितंबर से पहले मुतालबात नहीं मानेंगे। ये 2 मुतालबात हैं उनके और जायज़ मुतालबात हैं कि जी अदालत में केसेस सुने जाएं, इंसाफ दिया जाए, मुलाकातें खोली जाएं, आप नहीं मानेंगे ये? देखिए रास्ता जो है वो आज भी स्पीकर साहब से इनके जो पार्लिमानी लीडर हैं, जो चीफ व्हिप है, उनकी मुलाकात हुई है। रास्ता जो है वो पाकिस्तान में एक ही है कि वो सियासी वो जो मुज़ाकरात की मेज़ है ये वहाँ पर बातचीत करें, वहाँ पर कोई धौंस से, कोई किसी ज़बरदस्ती से, कोई किसी लॉन्ग मार्च कर लें, असेंबली तोड़ लें, ये इस्तीफ़े दे लें, जो तजर्बा करना है कर लें। हर रियासत को अब डिक्टेट नहीं किया जा सकता, रियासत डिक्टेट नहीं होगी। बहुत शुक्रिया ताजुल साहब का मौक़िफ़ आपने। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और एक और खबर आपके सामने रखें। ईरान और ओमान के दरमियान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को दोबारा खोलने का मुआहदा अब हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। दोनों ममालिक इस हवाले से अहम निकात पर इत्तफाक की तस्दीक कर चुके हैं और तवक्को की जा रही है कि इस मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। कल ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने भी तस्दीक की कि ओमान के साथ मुआहदा फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है और दोनों ममालिक इस अहम आबी गुज़रगाह से तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए नए बहरी रास्तों के जोग्राफियाई कोऑर्डिनेट्स पर भी मुत्तफ़िक़ हो चुके हैं। ताहम अभी ये वाज़ेह नहीं है कि इस मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान कब किया जाएगा, लेकिन इस मुआहदे के साथ ये तवक्को की जा रही है कि ये मुआहदा तय पाने के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान वसी तर अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। सदर ट्रंप समेत दीगर अमरीकी हुक्काम इस मुआहदे के हवाले से काफ़ी मस्बत उम्मीदों का इजहार कर रहे हैं। ताहम ईरान मुसलसल ये मौक़िफ़ दोहरा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से मुताल्लिक जारी मुज़ाकरात या मुमकिना मुआहदे में अमरीका का कोई किरदार नहीं है और ये अमल सिर्फ ईरान और ओमान के दरमियान जारी है। दूसरी जानिब ईरान के साथ जंग के दौरान अमरीकी असलहे, ख़ास तौर पर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और फ़िज़ाई दिफाई इंटरसेप्टर्स के तेज़ी से कम होते हुए ज़खायर ट्रंप इंतज़ामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गए हैं। सूरत हाल ने मुस्तक़बिल में ईरान के ख़िलाफ़ किसी मुमकिन फ़ौजी कार्रवाई की अमरीकी सलाहियत पर सवालात खड़े कर दिए हैं और अब असलहे की कमी के मामले पर सदर ट्रंप को खुद वजाहतें देनी पड़ रही हैं। जबकि यह खबर भी सामने आई है कि ट्रंप ने अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेट से इस मामले पर सख्त गुफ्तगू भी की है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से मुताल्लिक होने वाले मुजव्वज़ा मुआहदे के हवाले से ईरान के सरकारी खबर रसाई इदारे से गुफ्तगू करते हुए ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा है कि ओमान के साथ ये मुआहदा इस तरह तैयार किया गया है कि तिजारती जहाज़ खलीज में दाखिल होते वक्त और बाहर निकलते वक्त भी ईरानी पानियों से गुजरेंगे। उन्होंने कहा कि ओमान के साथ मुज़ाकरात में बुनियादी इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है और ये पेशरफ्त अब हतमी शक्ल दिए जाने के करीब है। काज़िम गरीब आबादी ने यह भी कहा कि ईरान को अमरीका की जानिब से ऐसे पैगामात मौसूल हुए हैं जिनमें कहा गया है
कि अमेरिका ईरान के साथ होने वाली मुफाहमती याददाश्त के तहत अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल तौर पर दोबारा पूरी करने के लिए तैयार है। काजिम गरीबाबादी ने यह भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए ये एक लाजमी शर्त है। ऐसे में ओमान और ईरान के इस मुजव्वज़ा मुआहदे की अहम तफसीलात भी सामने आ रही हैं। इस हवाले से बैनुल-अक़वामी खबर एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर ईरानी सोर्स और 2 इलाकाई अहदेदारों के मुताबिक ईरान और ओमान के दरमियान मुजव्वज़ा मुआहदे के तहत ईरान को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के जरिए खलीज में दाखिल होने वाले बहरी जहाज़ों पर कंट्रोल हासिल होगा और ये ईरान के हक़ में अब तक की सबसे बड़ी रियायतों में से एक होगी। और अगर इस मुआहदे के तहत स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी ट्रैफिक पर ईरान को कंट्रोल मिल जाता है तो इसका मतलब होगा कि जंग के नतीजे में खित्ते में ताकत का तवाज़ुन नुमायां तौर पर ईरान के हक़ में तब्दील हो गया है, क्योंकि जंग से पहले स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ तमाम बहरी जहाज़ों के लिए बगैर किसी फीस के खुली हुई थी। ताहम ईरान और ओमान के दरमियान मुमकिना मुआहदे के बारे में ईरानी और इलाकाई सोर्सेज दोनों ने खबरदार किया है कि अभी भी कई अहम मामलात हल तलब हैं। उन्होंने सदर ट्रंप के इस दावे से भी इख्तलाफ किया कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोलने का मुआहदा जल्द होने वाला है। इलाकाई सोर्सेज में से एक के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर किसी न किसी शक्ल में ईरान के कंट्रोल की रियायत पहले ही ईरान को दी जा चुकी है, जबकि एक दूसरे इलाकाई सोर्स ने कहा कि अब लफ्ज़ कंट्रोल की तशरीह से मुताल्लिक कई तफसीलात अभी तय होना बाकी हैं, क्योंकि खलीजी ममालिक चाहते हैं कि बहरी जहाज़ों की निगरानी इलाकाई ममालिक करें और किसी भी फ़ीस की अदायगी रज़ाकाराना हो। जबकि सीनियर ईरानी अहदेदार के मुताबिक ईरान चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ इस्तेमाल करने वाले बहरी जहाज़ों के सामान की कीमत का 5 से 7% बतौर फ़ीस वसूल किया जाए और ओमान तकरीबन 3% फ़ीस की तजवीज़ पर बात कर रहा है, जबकि अमेरिका किसी भी किस्म की फ़ीस के हक़ में नहीं है। सीनियर ईरानी सोर्स ने मजीद बताया कि मुआहदे के मुसविदे में ये तजवीज़ शामिल है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के जरिए खलीज में दाखिल होने वाले बहरी जहाज़ों पर ईरान का कंट्रोल होगा। ताहम सबसे बड़ा इख्तिलाफ इस बात पर है कि खलीज से बाहर जाने वाले बहरी जहाज़ों पर ईरान का किरदार क्या होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।